आज का टॉपिक रहेगा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट तो देखते हैं बेटा, डी ब्लॉक एस स्केडियम PIDCR MnFe CO निकल COZL, ये होती है आपकी 3D सीरीज। डी ब्लॉक को डी ब्लॉक एलिमेंट को बहुत सीरीज के अंदर क्लासिफाई किया है। तो पहली है हमारी 3D ट्रांजिशन सीरीज, इसके 4D इथलियम NB MO PC RU RH PB JG और CB, ये आपकी 4D सीरीज। नेक्स्ट है 5D WREOS IR PT AUH, ये आपकी 5D सीरीज। और नेक्स्ट 6D सीरीज होती है एक्टिनेट से RF तक। क्लियर? यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर लेंथिनाइट और एक्टिनाइट एलिमेंट आते हैं। तो 4D और 5D, तो पहला है ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू डी सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू डी सबसेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इधर देखिए बेटा, पहला पॉइंट है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू डी सबसेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर एंटर कर रहा है वो चीज देखें। जैसे फॉर एग्जांपल Fe26, इसका राइट का इसी, तो इसी फॉर्म करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में सबको बताया ना, तो आर्गन 18 4s2 3d6, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है? डी सबसेल के अंदर, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर? तो ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, किसी का भी इसी फॉर्म कर लें। दूसरा, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक का अदर नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट, इस वर्ड का ज्यादा यूज करेंगे। ट्रांजिशन मेटल, तो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है? क्योंकि रीजन क्या है? पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड है, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल नाम दिया गया। ट्रांजिशन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। अभी बताऊंगा कैसे चेंजिंग होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि यहाँ डी ट्रांजिशन होता है। डी का इलेक्ट्रॉन डी में ही ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एक तो रीजन है पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल, दूसरा इनमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है। ये वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, डी ट्रांजिशन। व्हाट इज दैट? 12th क्लास का कनेक्टेड है डी ट्रांजिशन। तो इधर देखिए बेटा, अब डी ट्रांजिशन है क्या? इस पॉइंट पे चलते हैं। डी ट्रांजिशन आपने पढ़ा है, 4 सबसेल है sp-d-f, इसमें ऑर्बिटल बताया था मैंने 1 3 5 7। या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं सभी लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि हमें डी में टोटल ऑर्बिटल कितनी है 5,
तो ये 5 ऑर्बिटल हैं कौन कौन से? पहला है dxy, दूसरा dyz, तीसरा dzx, और है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और 5 है dz स्क्वायर। ये डी में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, उनके लिए dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो यहाँ पर डी में जो 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इधर देखें 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये 5d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाती है दो पार्ट्स के अंदर। 12 में पढ़ेंगे एक पॉजिशन कंपाउंड में, ये नीचे वाले को बोलते हैं P2G ऑर्बिटल, ये Eg, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाती है। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है Ti+3 का इसी कैटायन का इसी फॉर्म करना है, तो Ti जैसे +3 तो 22 आर्गन 18, इधर देखो 4h2 3d2, क्योंकि 22 होता है, इसको अभी पॉजिटिव चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर 22 भी तो है टाइटेनियम का, Sc स्कैंडियम टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का 22 इसी फॉर्म करेंगे आर्गन 18 4s2 और 3d2। अब Ti+3 का इलेक्ट्रॉन इसी फॉर्म करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 2 तो इस सेल से जाएंगे और 1 इससे जाएगा, तो इससे ही क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है उसमें कि एनर्जी और एस सब सेल की सबसे लेस होती है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होगा जहां से एनर्जी लेस है। तो यहाँ पर 4s आर्गन 18 4s0 3d1, 2 इससे गए 1 इससे, तो 1 ही तो इलेक्ट्रॉन बचा। ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल में रहेगा, इधर देखो बेटा T2G ऑर्बिटल में। अब इसको क्या किया, एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी दी, वहां पे बताया है बोर रूल्स के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। तो हायर एनर्जी लेवल सपोज करें सोर्स से एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन ये जंप करके T2G से निकलकर कहाँ पहुंच गया, Tg में। तो D का इलेक्ट्रॉन, ये D का ही तो है, कहाँ जा रहा है, D के अंदर, D सब सेल के अंदर जा रहा है। D का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से निकलकर हायर एनर्जी लेवल में एंटर कर रहा है, तो D का इलेक्ट्रॉन D में ही जा रहा है। तो ये ट्रांजिशन हुआ तो हायर एनर्जी लेवल में। अब बट मैंने वहां क्लासिफिकेशन किया है वो रूल्स के अकॉर्डिंग, हायर एनर्जी लेवल इज अनस्टेबल, हायर एनर्जी लेवल कैसे होता है, अनस्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन पुनः टेंडेंसी रखेगा कहां पर, लोअर एनर्जी लेवल में, तो ये लोअर एनर्जी लेवल में पुनः आता है, तो इसलिए इसको नाम दिया है डी ट्रांजिशन। डी का इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल का इलेक्ट्रॉन डी में ही एंटर कर जा रहा है, इसलिए इसका नाम दिया है डी ट्रांजिशन। तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसकी पार्शियल फ्री डी ऑर्बिटल हो, और दूसरा डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। ये जो मेन चीज है डी ट्रांजिशन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली कलर्ड होते हैं, क्यों। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया सब लोगों को। तो यहाँ पर देखें कि दो पॉइंट्स बताए कि लार्ज इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अब इनका दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों दिया है, तो आपको रीजन बता सकते हैं कि ये पार्शियल फ्री डी ऑर्बिटल होती है और डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट आर मोस्टली कलर्ड। डी ब्लॉक के एलिमेंट है मोस्टली कलर्ड, कंपाउंड फॉर्म करते हैं या कलर्ड होते हैं। वाई अब आपसे पूछा है रीजन कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कलर्ड है।
तो यहाँ पर देखें, यहाँ से दोनों पॉइंट निकाल के दूंगा, डी ब्लॉक टेंशन एलिमेंट और मोस्टली कलर है। क्यों? तो मोस्टली कलर रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डीडी टाइसन या डीडी टाइसन उसमें पॉसिबल होगा। अब ये भी चीज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए पहला चैप्टर का केमिस्ट्री में 11th क्लास में जो चैप्टर कराया था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग कराया था, क्योंकि ये वर्ड सब सेकंड चैप्टर के अंदर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, इधर देखें, जैसे आपको पूछा गया राइट द इश्यू ऑफ Cr+3, राइट द इश्यू ऑफ Cr+3, इसी फॉर्म करना है Cr+3 का। तो सबसे पहले Cr का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 24, और ये पता है कि ये असप्शन सब लोगों को पता है, और उसमें नोट डाउन भी किया है वीडियो के अंदर के असप्शन के फॉर्म कौन से हैं, Cr, Cu, MO, PD, PD, Ag, PT और E, ये असप्शन केस है एफ ब्लॉक को छोड़कर, इसमें एफ ब्लॉक इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ देखें, तो Cr असप्शन क्यों है, तो पहले नॉर्मल इसी फॉर्म करें। तो इधर देखो बेटा, आर्गन 80, अब बेटा स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 4s2 से और 3d4, नॉर्मल इसी ऐसे बनेगा। बट असप्शन केस में क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल फॉर्म कर लेता है, ये तो क्लियर है कि डी में अभी बताया था टोटल ऑर्बिटल कितनी है 5, तो 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे एक्सेप्ट कर ले तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना लेता है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाकर स्टेबल इसी हो जाएगा, स्टेबल इसी। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है डी में तो राइट इसी ये बनेगा। क्लियर? अब हमें बताना है Cr+3 का। तो Cr+3 देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने क्या टाइम फॉर्म कर रहा है, तो आर्गन 18 क्या बचा 4s0, 1 तो इससे चला गया, आपका 3d5 से 2, 3d। क्लियर? अब डी में ऑर्बिटल बना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, हुन्स रूल। ऐसे नहीं तो मैं क्या करूंगा, ये कर दूंगा आपको, ये भी आपको 1 2 और 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लब, तो ये रॉन्ग, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लब कर दिए रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लब होंगे आफ्टर देन पेयरिंग। क्लियर? तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। एन की वैल्यू मैं वहां ये भी बताया, ये बात क्लियर हो गई कि पहले इसी फॉर्म कर दिया और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दिया, तो 3। जिससे मैंने एक चीज और निकाली थी, मैग्नेटिक मोमेंटम, ध्यान करो, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंटम देखो जरा, μBm फॉर्मूला है n+2, या n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू लगा देंगे, तो 3 + 2 115 μBm। क्लियर? तो यहाँ पर 3.87 Bm आ जाता है, अंडर को हटाता है, तो यहाँ से पहला यही पर है डी ब्लॉक एलिमेंट का मोस्टली कलर, तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, अभी बताया था डायग्राम, डी का इलेक्ट्रॉन डी में ही एंटर कर जाएगा और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंचेगा, बट हायर एनर्जी लेवल से अनस्टेबल, सो इलेक्ट्रॉन पुनः रिटर्न होगा लोअर एनर्जी लेवल में, तो डिफरेंट कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए इसमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अब यही क्वेश्चन बनता है, बता देखिए
नेक्स्ट कि Zn, Cd और Hg ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं। Zn, Hg, Cd एलिमेंट है ये तीनों, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। वाई Zn, Hg, जिंक, कैडमियम और मरकरी नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई? तो रीजन क्या है? तो यहाँ Zn का इसी फॉर्म करना है, अपने यहाँ मालूम पड़ जाएगा। आर्गन 80 4s2 3d10, इधर देखो 4s2 3d10, 18 और 2 20 और 10 30। तो D क्या है? कंप्लीटिव फील्ड है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि Zn, Cd और Hg में से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करते, तो आप आंसर दे सकते हैं कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का नाम क्या दिया? पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल। जिसकी कंप्लीट हो गई उसको ट्रांजिशन मेटल नहीं दिया। एक तो ये पॉइंट यही से, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन ये बताया। दूसरा यहाँ पर भी है, डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कलर है, बट ये तीनों एलिमेंट कलरलेस है। कलरलेस है तीनों एलिमेंट। Zn भी है, या ऐसे है व्हाइट, Zn इज व्हाइट, Cu इज ब्लू। Cu को दे दे ब्लू कलर का होता है। तो Cu में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, बट जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। तो देख चेक कर लो जरा, डी में कितने हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी कंप्लीटली फील्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? n की वैल्यू क्या हुई बेटा? 0। जब n की वैल्यू 0 हुई तो सीधा सीधा है कि ये कलरलेस होगा। कौन? जिंक, Cd और H। और इसी के कारण इसमें डी ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल। डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो ये कलरलेस है। और दो रीजन देने हैं आपको, ये दोनों पॉइंट आपको 12th क्लास में फिर मिलेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज आएंगी, उनमें प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट्स हैं कि डी ब्लॉक मोस्टली आर कलर्ड। लेकिन इनमें से कुछ एक्सेप्शन है, जैसे Zn, Hg और Cd क्यों है? तो क्वेश्चन आपका बोर्ड पैटर्न पे तो आते ही आता है, कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन कहाँ से आता है? जहाँ एक्सेप्शन होगा। केमिस्ट्री का जब जब एक्सेप्शन बना वहीं से क्वेश्चन पुट अप होगा, ध्यान रखना। नॉर्मल स्टैंडर्ड में तो सभी लोग करेंगे, लेकिन जहाँ एक्सेप्शन होगा वहाँ से क्वेश्चन चाहे बोर्ड का हो चाहे आपका कंपटीशन लेवल। क्योंकि यहाँ पर आपको अभी नीट में पूछा गया है, यहाँ Cr+3 इसी साल नीट में क्वेश्चन आया है, राइट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+3। UVM की वैल्यू पूछी गई है अभी इसी साल, इस पेपर में आया है कि Cr+3 का मैग्नेटिक मोमेंटम कितना है। तो सीधा सीधा अभी निकाला था अंडर, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो अंडर 50 वैल्यू आई, तो 50 की 3.87 आ रहा है। तो वहाँ चेक कर लो कि कितने वैल्यू आ रही है, उसमें से ऑप्शन है वो Cr+3 का लगा दो। तो आपका कोई भी नहीं है, इसलिए अब कंपटीशन लेवल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से आ रहा है। वो आएगा कहाँ से? भाई Cr+3 क्यों दिया उसने? इसी नॉर्मल और भी दे सकता था, क्योंकि उसका पहला रीजन है कि असम्पशन केस है, और असम्पशन केस में पहले तो उसी में पॉइंट में फंसेगा, इसी बनाते समय वो इसी राइट डाउन कर लेगा, तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे। पहले उसके फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा? तो पहले S से जाएगा, S से जाने के बाद D से जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि D से पहले इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन D में से, पहले D में से रिमूव करते हैं, आफ्टर देन S में से। ऐसा नहीं होता, क्योंकि S की एनर्जी लोएस्ट होती है, N+N रूल के अकॉर्डिंग पढ़ाती है। तो ये चीज तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। 4th पॉइंट में चलते हैं हम। डी ब्लॉक की लंबा है, ध्यान रखना। 4th पॉइंट क्या है? इधर देखो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट आर यूज्ड इन कैटलिस्ट।
डी ब्लॉक एलिमेंट आर मोस्टली यूज इन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले मेन प्रॉब्लम आ रही है कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले कैटलिस्ट किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा दोज केमिकल रिएक्शन in which rate of chemical reaction change, मतलब जिसके ऐड करने पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाए। चेंज होने का मतलब है या तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। दो कंडीशन होती हैं कैटलिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लेवल स्टैंडर्ड का बताऊं, N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। ध्यान करो या Fe कैटलिस्ट का यूज किया गया है, Fe और M ये तो लगाते हैं एरो पर, तो यहाँ पर Fe किसका वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट का। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन, या तो रेट को इंक्रीज करेगा या रेट को डिक्रीज करेगा। तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट वैसे तो स्टैंडर्ड में 4 टाइप्स है, लेकिन आप 11th स्टैंडर्ड में केवल 2 रख लें, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यही चीज ध्यान रखनी है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट एक नहीं, जैसे आपने पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन में बताता हूं, देखो जरा चेक करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, Ni कैटलिस्ट यूज किया है, एडिशन रिएक्शन पढ़िए ना, तो क्या बनेगा एल्केन। देखो जरा 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन पढ़िए, तो एक H इसको ट्रांसफर किया, एक H अभी तो एडिशन हुआ, तो यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, Ni। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन होगा ड्यू टू मोर सरफेस एरिया आर प्रोवाइड। ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या है कि केमिकल रिएक्शन इजीली हो जाए। भाई नॉर्मल है कैटलिस्ट का यूज क्या है, जैसे KClO3 एक एग्जांपल दूं, या MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, ये भी 10 स्टैंडर्ड की रिएक्शन दे रहा हूं सब, 2KCl + 3O2। अगर इस कैटलिस्ट को यूज नहीं करते तो ये रिएक्शन के लिए लगभग 600 टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, क्लियर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर MnO2 डाल देंगे तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें इतना फ्यूल्स क्यों जलाएं, व्यर्थ में हम इतना फ्यूल्स की क्यों आवश्यकता है, कि बेस्ट मटेरियल, क्योंकि वो हमें प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के लिए हम MnO2 डालते हैं कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट ऐड करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ्यूल्स है कम बचेगा, यहाँ पर फ्यूल्स जो है हमारी एक्सेस में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखो कि कैटलिस्ट का वर्क क्या है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो यही चीज है कि कैटलिस्ट के लिए मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, ये चीज मोर सरफेस एरिया हल्का रीजन है डी ब्लॉक में। तो ये 4 पॉइंट हो गए, पहला लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो डेफिनेशन थी, ट्रांजिशन एलिमेंट अदर नेम पुकारा गया। डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कलर्ड होते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट आर यूज इन कैटलिस्ट। नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज देखें, और तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। सरफेस एरिया का तो समझ में नहीं आया कैसे। चलो बेटा नेक्स्ट
अब जो बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना भले। डी ब्लॉक एलिमेंट are form complex compound. D block are form mostly D block are form complex compound. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो, एक होता है सिंपल सॉइल, समझना जरा, एक होता है डबल, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। क्लियर? सिंपल सॉइल जैसे एसिड, बेस, एसिड ले लो और बेस NaCl, तो NaCl प्लस वाटर, ये तो रिएक्शन पढ़ी है। एसिड टाइम टेस्ट करने के लिए ले रहा हूँ सब रिएक्शन। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट, यही तो है सॉल्ट। तो ये कहलाते हैं सिंपल सॉल्ट। क्या कहलाते हैं? डबल सॉल्ट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। दो सिंपल सॉल्ट को कंबाइन कर दो, जैसे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों को कंबाइन किया तो आपको डबल सॉल्ट, जिसे पोटास एलम कहते हैं, नॉर्मल कैटेगरी। तो ऐसे ही मोर सॉइल FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6 है। ये टाइट्रेशन में यूज करेंगे आप 12th क्लास में। मोर सॉल्ट ये भी डबल सॉल्ट होता है, एक फेरस सल्फेट, एक अमोनियम सल्फेट। क्लियर? एक होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे K4 FeCl का होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4 FeCl का होल 6। तो इधर देखिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इस पूरे पहले कॉम्प्लेक्स को देखते हैं क्या चीज है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्लियर? तो इधर देखिए बेटा, K4 FeCl का होल 6। तो यहाँ पर इस स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको बोलते हैं। इसका बैठ के लेफ्ट और राइट दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे CuNH3 का होल 6 SO4 लेफ्ट और राइट दोनों में मिल सकता है। तो इसको बोलेंगे काउंटर आयन। क्या? काउंटर आयन। इसको इसके ब्रैकेट के अंदर पहला वाला एलिमेंट होता है वो Cl होता है, सेंटर मेटल एटम हमेशा Cl में होगा। इससे अटैचमेंट है, ये कहलाते हैं लिगेंड। क्या कहलाएंगे? लिगेंड। और जो संख्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये चीज है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन है कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ब्रैकेट क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो मैंने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है होते क्या है। तो कॉम्प्लेक्स जो वाटर, जैसे सिंपल सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दो तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो, केवल काउंटर आयन है वो आयनाइज होगा। इधर काउंटर आयन नहीं है, जैसे आयनाइज करूं K4 FeCl
Cn का होल 6, इधर देखें बेटा 4k प्लस और f प्लस FeCN का होल 6, ये -4, तो k प्लस ही काउंटर आयन है, वो सिंपल कैटायन फॉर्म करता है, बाकी ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये वाले अंदर वाला कोई भी आयनाइज नहीं होगा, केवल काउंटर आयन ही आयनाइज होगा। क्लियर? तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो बनाया है, क्योंकि इसके इनर वाले जो एलिमेंट है या लिगेंड है और सीएम है, वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा, इसलिए कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, तो इसलिए इसका नाम रखा है कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो आपने पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। अब ये फॉर्म करते हैं क्यों, रीजन क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रीजन क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को करते हैं। तो मेन है पहला पॉइंट देखें बेटा, पहला पॉइंट सबको पता है, पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल, ये तो आप लोग सबको क्लियर है कि डी की ऑर्बिटल है वो पार्शियल फील्ड होती है। दूसरा n-1 and ns energy are same या एनर्जी डिफरेंट। एनर्जी क्या है, n-1 एंड ns ऑर्बिटल, इधर देखो n-1 और ns की एनर्जी जो है सेम होती है, जैसे k के लिए 2 8 8 और ये 2 20 तक तो इसी फॉर्म किया था कल। 20 के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा किस सेल में जाएगा, इस सेल में। क्लियर? तो इस सेल में चले जाएंगे तो ये कहलाएगी n-1, क्योंकि आफ्टर सेल क्या है 4, तो 4 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 4 में से n-1 का मतलब क्या है 4 - 1 क्या आएगा 3, तो इसलिए यहाँ पर 3, तो n-1 और ns को बोलते हैं वैलेंसी सेल का जो एनर्जी गैप है, ये वाला एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, इसका मतलब दोनों की एनर्जी सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएगा इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में, आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो मोस्टली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। पहला रीजन पार्शियल फ्री डी ऑर्बिटल, n-1 एंड ns एनर्जी आर सेम, या एनर्जी गैप n-1 एंड ns आर वेरी लेस। तीसरा पॉइंट दे सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो 3 रीजन दे दो, बाकी के आप 12th क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों रीजन तो सिंपल ही है, ये पूरा 12th में है मैथ रीजन इसका। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो कितने पॉइंट हो गए 5, अब 6 पे जाते हैं बेटा, 2 मिनट देखो बस। 6 पे देखो जनरल ईसी, मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल ईसी, इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जैसे हर के लिए बताया था, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये मोस्ट इंपोर्टेंट n-1 d 1 to 10 और ns 0 से 2 या 1 2 कर देना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा n-1, क्योंकि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्लग करते हैं 1 से लेकर 10 तक, और ns 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। क्लियर? तो ये जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, बाकी के पॉइंट कल एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? डी ब्लॉक 5 6 पॉइंट हो गए, 7 8 जो भी होंगे आगे करेंगे।